and I'm very fortunate to have among us today Shalabh Deep Goyal, rank 19, DGS 2024. आपने अपनी प्रिपरेशन में ऐसी क्या चीज़ें एनालाइज करी जो इनिशियली शायद आप गलतियां कर रहे थे बट उनको इम्प्रूव करके ही रिजल्ट आया, या जनरली स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं आपके हिसाब से कि डीजीएस के इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछे गए? तो बहुत वास्ट इंटरव्यू आपका होगा। करेक्ट। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जो आपके सिलेबस में है वो भी, जो नहीं है वो भी। द राइट फ्रेंड्स हाँ, और राइट मेंटर्स और गाइडेंस इज वेरी क्रूशियल। वो बुक बहुत अच्छी है। मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए वो बुक करी थी। बाकी टेलीग्राम्स पर आपके ग्रुप में, शुभम सर के ग्रुप में क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो प्रैक्टिस करता था। तो फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आप फिर सब कुछ भूल जाएंगे। माइंड है, रिवीजन इसीलिए होता है कि सारी चीज़ें माइंड में रहें। A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey, an educator for the Judicial Services exam. Judicial Services देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है। Delhi Judicial Services, one of the most difficult judicial services exam in the country. And I'm very fortunate to have among us today Shalabh Deep Goyal, rank 19, DGS 2024. A very warm welcome, Shalabh ji. वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बिफोर वी बिगिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब आपका रिजल्ट आया डीजीएस का, वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या था? आपने कैसे रिएक्ट किया? आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे वो बात बताई? क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि वो जो खुशी होती है वो बहुत कम लोग एक्चुअली में अटेन कर पाते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आए कि जब कोई आदमी जज बनता है और दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में जज बनता है, तो जो इमोशन होता है वो कैसे होता है? दैट इज द स्टार्टिंग। सर, जब रिज़ल्ट आया था तो उस दिन मेरा जो नेट का था डेटा, वो ख़त्म हो गया था। तो मेरी एक दोस्त, पर डे वाला, हाँ, क्योंकि तो मैच था उस दिन। हाँ, क्योंकि मैच था। करेक्ट। तो एक दोस्त ने टेक्स्ट करा कि रिजल्ट आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और पीडीएफ भी सेंड करी थी। लेकिन वो नेट की स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला मैं बाद में थैंक यू बोलूँगा, पहले मैं देखूंगा। तो फिर मैंने अपने भैया को कॉल करा कि रिचार्ज कर दो। क्या? तो फिर मैंने देखा रैंक 19। तो फिर मैंने एकदम भैया को बताया, घर पे बताया। और उस वक्त मैं अपने रूम में अकेला था, क्योंकि मैं बाहर रेंट पर रहता हूँ। तो एकदम 4 साल की जो मेहनत थी वो एकदम आंखों के सामने आ गई थी, और फिर आंखों से आंसू थे। ये था कि किसको बताऊँ, क्योंकि फिजिकली कोई प्रेजेंट नहीं था। करेक्ट। तो सबसे पहला कॉल मैंने अपने पेरेंट्स को करा था, जी। उसके बाद फिर भैया को करा था, अपने चाचा को करा था, दीदी को करा था, फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया था। करेक्ट। तो वो कैसे, मतलब ये जो रिजल्ट है, ये सिंक इन करने में कितना टाइम लगता है, इस बात को एक्चुअली रियलाइज करने में? क्योंकि एक एस्पिरेंट से आप झट से जज बन जाते हैं। स्टूडेंट्स के 2 ही स्टेजेस हैं, या तो वो जीवन भर एस्पिरेंट रहते हैं, या वो एकदम से स्विच होके जज बन जाते हैं। तो इस चीज़ को रियलाइज करने में कितना टाइम लगता है कि हाँ, अब हम जज बन चुके हैं? सर, पूरी तरीके से तो अभी भी प्रोसेस में नहीं कर पा रहा हूँ। करेक्ट। कि मैं जज बन चुका हूँ फाइनली। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो, जब लोग आपको ग्रीट कर रहे हैं एज ए जज। और बहुत अच्छा था वो, जो भी था बहुत अच्छा था। लाइफ टाइम मोमेंट है। अभी एक्चुअली में अभी 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया, तो ऐसी परिस्थिति में अभी ही इज स्टिल इन द स्टेट ऑफ, आप अभी उस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं। अभी तो फ़ोन ही बंद नहीं हो रहे हैं, और अलग अलग जगह से कॉल आ रहे हैं, लोग सब याद कर रहे हैं। सो दैट इज द एसेंस कि जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको कैसा लगता है। शलभ जी, बिफोर वी गो ऑन टू द प्रिपरेशन, हमारे इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है कि जितने भी स्टूडेंट्स घर पे बैठ के कोचिंग्स में अदरवाइज भी तैयारी कर रहे हैं, उनको आपसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल पाए, गाइडेंस मिल पाए। हम बात करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से, लेकिन हम रोज़ बात करते हैं उनसे, लेकिन जब कोई बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी जो कहानी होती है वो शायद उन पर ज़्यादा असर करती है। सो दैट इज़ द ब्रॉड एजेंडा ऑफ दिस पॉडकास्ट। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शलभ जी ने अपने जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी खुद से की है। ही वॉज नॉट अ रेगुलर फाउंडेशन मैथ स्टूडेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत क्लेम नहीं करना चाहते, बट ही वॉज एसोसिएटेड विद मी एंड शुभम सर सिंस पास्ट मेनी ईयर्स, यूट्यूब और बाकी वीडियो से। तो सबसे पहले तो आप ये सबको क्लियर करिए कि आप हमसे कैसे जुड़े हैं। आपकी वीडियोज़ और शुभम सर की जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ हैं, तो वो मैं मतलब अपने प्रीलिम्स के टाइम से पहले देखता था। शुभम सर का सेक्शन बनिया भी है, तो वो इंडेक्स याद करने में बहुत ईजी हो जाता है। और जो टेलीग्राम पर आप एमसीक्यूज भेजते रहते हैं, तो उससे भी एक हेल्प होती है। और बाकी जो मेरी फुल ऑन प्रिपरेशन थी वो सेल्फ ही है।
माइनर लॉस के लिए माइनर लॉस के लिए सर आपका जैसे एलएलपी था, एलएलपी आपका भी, शुभम सर का भी, आर्बिट्रेशन था, कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट था, तो वो आपकी वीडियो से देखा था। बाकी शुभम सर की जो रैपिड रिवीजन सीरीज हैं वो मैंने देखी थी, और प्रीलिम्स के टाइम पे वो हेल्पफुल रहती हैं बहुत। करेक्ट, सो दैट इज द वे ये हमारे साथ कनेक्टेड रहे हैं, और आज के पॉडकास्ट का उद्देश्य वही है कि हम लोगों को गाइड कर सकें। तो सबसे पहले तो आप अपने बेसिक एजुकेशन के बारे में बताइए, जो लॉ एजुकेशन हुई आपकी, और अभी तक फ्रॉम द टाइम यू ग्रेजुएटेड आपने कितने एग्जाम्स दिए, और आप कौन कौन से डिग्री आप होल्ड करते हैं या आप क्या कर रहे थे? मैंने BHU से अपना LLB करा था 2021 में, उसके बाद BHU से ही LLM है मेरा 2023 में, और अभी मैं MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बरेली से PhD कर रहा हूँ। अभी हम लोगों का कोर्स वर्क चल रहा है। इसके अलावा मैंने जो फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था अपना 21 में, मेरा लॉ कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट हरियाणा की वैकेंसीज आई थी, तो मैं उसमें अपीयर हुआ था। तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, लेकिन मैंने तब से एग्ज़ाम देना इसलिए शुरू कर दिया कि एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एग्ज़ाम का कैसा रहता है वो मुझे पता चले। तो वो मेरा प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया था, लेकिन उसमें मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। मैंने मेंस दिया था, फाइनल मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, 8 मार्क्स से मेरा रहा था, क्योंकि प्रिपरेशन भी पूरी नहीं थी, और जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है मैंने वो भी नहीं करा था, और मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी था। अच्छा। क्योंकि पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया, तो ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं बाकी लोगों से बहुत आगे हूँ। करेक्ट। ये चीज़ एस्पिरेंट्स में कभी नहीं आनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस ये आपको हमेशा नीचे धड़ाम से करा देगी। करेक्ट। उसके बाद फिर मैं वेरियस स्टेट्स में अपीयर हुआ, राजस्थान भी दिया मैंने, MP भी दिया। MP का मेरा इंटरव्यू अभी पेंडिंग है। अच्छा। और लिटिगेशन में चला गया है वो मैटर। फिर UP भी दिया था, UP का इंटरव्यू मैंने दिया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। DGS का मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। JRF भी क्वालिफाई किया होगा आपने? हाँ सर, JRF भी मेरा क्वालिफाइड है। जून 2023 में मेरा JRF हो गया था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन चल रही? हाँ सर। मतलब फुल टाइम PhD था। PhD एक अच्छा डिमांडिंग टाइम डिमांड करता है, बट अदर देन दैट यू वर नॉट वर्किंग एंड यू हैड मतलब अप्रोप्रिएट टाइम फॉर योर स्टडीज। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि जब आपने UP का इंटरव्यू दिया और MP का भी इंटरव्यू का आपका कॉल है, या आपने मेंस दिए, 5 मेंस आपने लिखे, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी प्रिपरेशन में ऐसी क्या चीज़ें एनालाइज करी जो इनिशियली शायद आप गलतियाँ कर रहे थे बट उनको इम्प्रूव करके ही रिजल्ट आया, या जनरली स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं आपके हिसाब से? सर सबसे पहला मेंस था मेरा हरियाणा का। करेक्ट। उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि जो लास्ट टाइम ब्रीफ नोट्स बनाने चाहिए बच्चों को, वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो मैंने नहीं बनाए थे। मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं थी उस वक्त। अच्छा। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था, मैंने आपको बताया जी। उसके बाद फिर UP जुडिशरी का मैंने दिया था, और वो होम स्टेट है तो एक प्रेशर भी था। तो इतने UP से पहले जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए उसमें मेरा ये एक्सक्यूज़ था कि मुझे इंडेक्स याद नहीं होता है, जो बहुत बच्चों का है। लेकिन ये एक साइकोलॉजी है, जैसा हम अपने माइंड को टीच करते हैं वो वैसा ही रिएक्ट करता है। तो क्योंकि प्रेशर था, मैंने इंडेक्स याद करा। मैं दो 3 दिन मतलब इंडेक्स ही करता रहता था। मुझे याद है कि मैंने अपने भैया को बोल दिया था, उस वक्त मैं BHU में था, कि मुझे सुबह को उठा दिया करना। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला सिर्फ उठाना मत, मुझसे सेक्शंस भी पूछना, मेरी नींद खुल जाएगी उससे, और मेरे माइंड कितना एक्टिव है वो भी पता चलेगा। तो मुझे कॉल करते थे और मुझसे पूछते थे कि इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या है। तो उससे मुझे सेक्शंस याद करने में बहुत मदद हुई, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। तो नहीं बट वो उन जो भी आपके मेंटर्स होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनका डेफिनेटली योगदान रहता है। कल मैं बात कर रहा था तो मैंने ये सोचा कि एक स्टूडेंट की सक्सेस में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 60% उसका योगदान है, क्योंकि उसकी मेहनत है इवेंचुअली। 30% उसकी फैमिली का योगदान है, जो उसको पढ़ने दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पीस ऑफ माइंड दे रहे हैं, और बाकी फिनेंशियल तरीके से जो सपोर्ट कर सकते हैं। और 10% टीचर्स का है जो आपको गाइड करते हैं, काम आपको करना है। बहुत ही अच्छी बात की। तो यहाँ से 3 टेक अवे निकल के आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। पहला कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, जो इन्होंने बात बताई। अगर आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई प्री निकाल लिया या कोई भी सक्सेस आपको मिली, तो यू जस्ट डोंट हैव टू गो अप ऑन द क्लाउड्स कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो तुरंत रियलाइज कराएगा। जुडिशरी का एग्जाम इस नेचर का है जो वो तुरंत रियलाइज कराता है। दूसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किसी भी मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना। जैसे जैसे आपने अपनी बताया कि आपको इंडेक्स नहीं याद होता था, तो यू आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम एंड ब्रॉट आउट अ रीजनेबल सोल्यूशन फॉर दैट,
कि इसको कैसे करना है, करेक्ट? इसमें कुछ और ऐड करना है? वो सर वो कुछ भी हो सकता है। आप जैसे मैंने अपने भाई की हेल्प ली, अगर किसी के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है तो आप इंडेक्स याद करिए, डेली के 1 पेज 2 पेज करिए, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप पूरा बेरक के सेक्शन से एक बार में करें, और आप उसको लिख कर देख लीजिए 1-2 दिन बाद कि आपको कितना रिटेन हो रहा है। करेक्ट। तो अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं भी है तब भी अगर आपको करना है तो आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। करेक्ट, हाँ। करेक्ट, ठीक बात है। मतलब दैट साउंड्स रीजनेबल, मतलब एक नॉर्मल इंसान ऐसे ही अप्रोच करेगा। अब मुझे ये बताइए कि जो आपकी 4 साल की जर्नी थी, 2021 में आपने एलएलबी कंप्लीट किया, एलएलएम तो ठीक है 23 तक चला, बट कहीं ना कहीं 2021 से आपने एग्जाम देना शुरू कर दिया था, एंड 2025 में आज आप दिल्ली जुडिशरी में जज हैं विद रैंक 19। इस पीरियड में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा समय लगा होगा आपको जब आप लो फील कर रहे होंगे, या आपको लगा होगा कि जुडिशरी शायद मेरे लिए नहीं है, या प्रोबेबली मैं नहीं कर पाऊंगा। वो जो सेल्फ डाउट आता है उसको आपने कैसे एनकाउंटर किया? सर सबसे बड़ा सेल्फ डाउट आया था जब मैं यूपी का इंटरव्यू देकर आया था। आई वॉज कॉन्फिडेंट, मेरा यूपी का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था एंड माई स्कोर वाज 78 आउट ऑफ 100 इन यूपीज़ इंटरव्यू। तो मैं खुश था। 24 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था और 30 अगस्त को शाम को रिज़ल्ट आया था। नेक्स्ट डे रक्षाबंधन थी और मैं अपनी दीदी से वीडियो कॉल करा था उस वक्त। तो जब PDF देखी मैंने तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो बस मैंने अपना फ़ोन मम्मी को दे दिया था कि आप बात कर लो। फिर आंखों से आंसू भी आए, तो पापा ने बोला कि रोने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम था, नहीं हुआ, नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे। लेकिन फिर उसके बाद मैं वापस BHU चला गया क्योंकि डिसर्टेशन का काम करना था। फिर वहाँ से जब मैं सब कुछ फिनिश कर कर आया घर, तो एक बर्डन था कि नहीं हो पाया है और पता नहीं अब क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा। तो उस वक्त घर पे कोई नहीं था, मैं था और मम्मी थी। मैं गया उनके पास, मैंने अपना सर रखा उनकी गोदी में और मैं 20-25 मिनट रोया। उन्होंने इतना मोटिवेट करा मुझे कि हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं, खड़े हैं, तुमको जब तक पढ़ाई करनी है तुम तब तक पढ़ाई करो, अभी तुम्हारी एज नहीं ख़त्म हुई है, अभी तुम्हारे अटैम्प्ट्स ख़त्म नहीं हुए। तो वो जो फैमिली सपोर्ट होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए। आपका एक्सटर्नल सपोर्ट जो है वो है नहीं है, ठीक है, लेकिन फैमिली एक बैकबोन है और वो आपको सपोर्ट करती है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ दिल्ली जुडिशरी सर्विस नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके पास फैमिली का सपोर्ट है। बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सिर्फ एक ऐसे इंसान से ही सुनने को मिल सकती हैं। सब जिया, अप्स एंड डाउन्स हुए, बट खड़े रहे कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे, और आज आपके सामने। बहुत ही प्रभावशाली बात आपने कही है, नो डाउट, कि फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ। बहुत ही बढ़िया। अब हम थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम पे आते हैं कि DJS के इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछे गए। ये थोड़ा सा, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चंस जनरली स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाते हैं, प्री और मेंस के पास्ट ईयर पेपर्स अवेलेबल है, तो इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछे गए? DGS का इंटरव्यू मेरा 2 मिनट चला था, लास्ट डे था। मैं 4:25 पर एंटर करा था और 4:30 पर शाम को मैं हाई कोर्ट के बाहर था। अच्छा। तो बहुत शॉर्ट टाइम का था, मैं एंटर करा, उन्होंने मुझे वेलकम करा, मैंने थैंक यू उनको बोला, ग्रीट करा, मैं बैठा, उन्होंने पूछा LLB वगैरह कहाँ से कराए, उसके बाद क्या करा, मैंने बोला LLM था। डिसर्टेशन टॉपिक क्या है, उसके बाद मैंने डिसर्टेशन टॉपिक बताया, 2-3 क्वेश्चन दे आस्क्ड मी एंड दे सेड ओके डन, बस। और मैं अभी खुद से मतलब समझ भी नहीं पा रहा था कि इंटरव्यू स्टार्ट हुआ भी है या नहीं है, इतनी देर में इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था। फिर बाहर आके लगा कि यार शायद ये वैकेंसी भी हाथ से गई। फिर एक दोस्त आया हुआ था मेरा, मैंने इंटरव्यू के टाइम पर उसको बुला लिया था, तो ही सपोर्टेड मी अलॉट। हम फिर बाहर गए थे कुछ खाने के लिए। तो उस वक्त माइंड में ये चल रहा था कि इतने साल की जर्नी है और फिर से एक बार उसी स्टेज पर आकर फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ जाएगा। ये बैक ऑफ द माइंड 28 को मेरा इंटरव्यू था और जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था ये सारी चीज़ें चल रही थी। रिज़ल्ट आया फाइनली और देखा जब नाम लिस्ट में, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन था। जो इतने साल का बर्डन था वो ख़त्म हुआ फाइनली, तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था। तो इससे हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो कि अगर आपका LLM या PhD है तो जनरली आपके क्वेश्चंस जो डेजर्टेशन या थीसिस है, आपका इंटरव्यू कन्फाइन हो जाता है। करेक्ट जी, तो उसी से हाँ जी, डिसर्टेशन टॉपिक आपका रहेगा। तो सपोज अगर आपका LLM नहीं है या आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो बहुत वास्ट इंटरव्यू आपका होगा। करेक्ट। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जो आपके सिलेबस में है वो भी, जो नहीं है वो भी। लेकिन जब आपका डिसर्टेशन होगा उसमें किसी भी टॉपिक पर, तो आपका इंटरव्यू कन्फाइंड होगा, और आप, क्योंकि आपने डिसर्टेशन लिखी है तो आप उसके एक्सपर्ट हैं। करेक्ट। तो ये आप presumption है, हाँ। हाँ, तो आप 90% क्वेश्चंस तो टैकल कर ही सकते हैं इजीली। हाँ, तो आपका इंटरव्यू फिर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। करेक्ट। एक और दूसरी चीज़ जो यहाँ से शायद टेक अवे है वो ये है, कई स्टूडेंट्स इस बात पे या कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू होता है वो आपका फाइनल डिसीजन होता है। तो ये हमारे पास लाइव एग्जांपल है कि भले 3-4 मिनट का 5 मिनट का इंटरव्यू हुआ, बट आप फिर भी सिलेक्टेड हुए। इसका मतलब है जो मेंस में आपका परफॉर्मेंस था वो इतना अच्छा था कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर ही नहीं किया। तो स्टूडेंट्स को यही बात समझ, जो मैं आपके माध्यम से समझा, मैं रोज बोलता हूँ लेकिन वो आपकी बात ज़्यादा समझेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे जो मेंस है उसमें जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे, और ये सब कोई बातें नहीं है कि 20 मिनट हुआ या हम 4 आंसर नहीं दे पाए या हमने 3 दे दिए। हाँ, ये सब बहुत, ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर आपका मेंस मैटर करता है। दिल्ली के मेंस के टाइम पर 17 ऑफ दिसंबर को प्रीलिम्स था, फिर आंसर की आई थी, मेरा स्कोर 160 प्लस था, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। और 25 ऑफ दिसंबर से मैंने अपनी प्रिपरेशन मेंस की स्टार्ट करी थी, उससे विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू कम आउट। हाँ, तो एक दोस्त है मेरी, उसने मुझसे पूछा कि तुम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैंने उसको बताया कि मैं अपने जो नोट्स हैं वही रिवाइज कर रहा हूँ और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसने फिर बताया कि लास्ट टाइम के जो रैंक 1 थे डीजीएस में, प्रांजल सर, उनका इंटरव्यू देखा था, तो उसने बताया कि रीड केस लॉस एज मच एज यू कैन। तो शी हेल्प मी अ लॉट इन दैट। वो एक गाइडेंस जो होता है, वो एक डायरेक्शन जो होती है, वो वहाँ से मुझे मिल गई थी। लाइव लॉ के डाइजेस्ट में पढ़ता था, मंथली डाइजेस्ट थे, पूरे साल के मैंने पढ़े थे 2023 के। तो वहाँ से मैं ब्रीफ फैक्ट्स, इश्यूज और जो जजमेंट रहा है वो 1 पेज में मैं कन्फाइन करके, मैक्सिमम 1.5 पेज, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट जो रिवीजन होता है उसमें हेल्प करते हैं। Correct. स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन वो लास्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो लेबर तो करनी पड़ेगी। तो वो मैं करता था। सब्स्टिट्यूट नहीं, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। फिर मैं डेली के 7-8 जजमेंट पढ़ता था, और एक दोस्त है मेरा, और मैं रात को उसको कॉल करता था और सारे जजमेंट्स का ब्रीफ में उसको सुना देता था। जितना भी मगअप जो करा हुआ था दिमाग में सब वहाँ निकाल दिया। तो रिटेन भी होने लगे थे, क्योंकि इससे पहले वही एक्सक्यूज़ था कि केस लॉज याद नहीं होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का है, मेरा भी था। लेकिन जब दिल्ली के लिए करा तो हो गया। फिर कुछ मंथ्स का मेरा आईपीसी का डाइजेस्ट बचा था, क्योंकि आप लगातार लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो आँखों में भी दर्द होता था, तो मैं आई ड्रॉप्स डालकर पढ़ता था। फिर एक दोस्त है मेरी सिटिंग जज एमपी में, तो मैं उससे बात कर रहा था कि यार अब नहीं हो रहा है, क्योंकि आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने मुझसे बोला कि अभी का दर्द देख लो या जीवन भर का दर्द देख लो। तो हाँ। तो वो चीज़ थी एक जो हिट करी कि हाँ, मतलब यही मोमेंट है कि अब अगर ये भी निकल जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो वो करा। फिर सब मेंस के टाइम पर जब लास्ट मोमेंट रिवीजन होते हैं, वो केस लॉज ने मेरी बहुत हेल्प करी, और फिर फाइनली सिलेक्शन हो गया मेंस में। 2-3 चीज़ें इससे निकल के आती हैं आपकी बात से। एक तो हैविंग द राइट फ्रेंड्स हाँ, और राइट मेंटर्स और गाइडेंस इज़ वेरी क्रूशियल। जैसे कि आपने 3-4 लोगों के बारे में बताया, चाहे अपने दोस्त के बारे में, चाहे सिटिंग जज, चाहे भैया के बारे में। तो अगर आप सही लोगों से सराउंडेड हैं जो कि आपकी पढ़ने में मदद कर रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। साथ में ही जैसे आपके फ्रेंड ने आपको बताया भी कि केस लॉस पढ़ो, आप अपने दोस्त को भी केस लॉस पढ़ के सुना रहे थे। तो आजकल के ना स्टूडेंट्स के अंदर ये रहता है कि हमें अपनी तैयारी छुपा के रखनी है, किसी को कुछ बताना नहीं है। बट यू आर द लाइव एग्जाम्पल कि शेयरिंग करने से या किसी को बताने से शायद हमें बेहतर तरीके से याद हो रहा है, आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी। हाँ, फ़ायदा तो हमारा ही है एट द एंड ऑफ द डे। और इसमें एक पर्सन और हैं जिन्होंने पढ़ाई में मेरी हेल्प करी थी, वो मेरे चाचा हैं। वहाँ मतलब जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई LLB की या प्रिपरेशन की, तो उन्होंने मेरे को एक, मतलब जैसे उनका टाइट शेड्यूल रहता है, सुबह से शाम तक ऑफिस टाइमिंग है, फिर उसके बाद अगले दिन का प्रिपेयर करना है, उसके बाद भी वो मेरे लिए टाइम निकालते थे। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। मुझे जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी कि मैं कॉल कर देता था तुरंत कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बता दीजिए कि कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या आंसर राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। वो भी प्रशासनिक पद पे हैं। हाँ, अभी वो SPO हैं हापुड़ में। हाँ, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी पढ़ाई में। बाकी पेरेंट्स का योगदान तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं उसका, क्योंकि एक पिता ही हैं जो अपनी जेब खाली करके आपकी जेब भर सकते हैं,
और सेक्रीफाइसेस में तो मदर से आगे तो कोई है ही नहीं शायद, मतलब किसी और का नाम ले देना फिर मतलब वो छोटा कर देना है उनको, तो Correct. उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। करेक्ट नहीं, बहुत अच्छी बात। आप लकी भी हैं कि आपको इस तरह के लोग आपके आसपास मिले। आई एम रियली सभी थैंकफुल टू लोग, गॉड। यस एग्जैक्टली, कि आपको सभी ने सपोर्ट किया हाँ। और अच्छे से आपने उस सपोर्ट को एक्नॉलेज भी किया और डिलीवर भी किया, तो ये दोनों तरफ से होता है, ठीक है ना। सो ये स्टूडेंट्स के लिए भी समझने के लिए कि अगर आपको आपकी फैमिली, आपके परिवार वाले, आपके रिलेटिव सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी कम से कम जज बन के उसको रिपे करें। एटलीस्ट दिस इज द मिनिमम वी कैन डू। अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स दीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहे कि मैंने अपने 100% एफर्ट्स दिए थे। करेक्ट। वो बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स का ये है कि अगर नहीं भी होता है, जैसे मेरे फादर ने बोला था यूपी के बाद कि एग्ज़ाम है, नहीं हुआ कोई इशू नहीं है, अगली बार देंगे, अगली बार हो जाएगा, ना भी एज निकली है ना अटेम्प्ट्स निकले हैं, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। भाई जो है मेरा वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, तो जैसे मैं पेपर देने जाता था तो कुछ रुपए मेरे फादर देते थे, फिर जब वो बाहर छोड़ने मुझे जाता था तो कुछ रुपए वो भी मुझे दे देता कि बाहर जाकर रुपए की ज़रूरत पड़ेगी रख लो। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं फैमिली के जो आपको बहुत आगे लेकर जाती है। तो क्योंकि आजकल एटमॉस्फेयर ऐसा है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं और बाहर की सोसाइटी ऐसी नहीं है कि वो आपको उतना सपोर्ट करेगी। पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आज के टाइम पर। जितना कंपटीशन हाई है और जितना लोनलीनेस बढ़ रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो पेरेंट्स मतलब बैकबोन है आपकी, और पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बच्चे पर बर्डन ना आए। हाँ, क्योंकि भी है। बर्डन आ जाएगा तो हम कोटा में बहुत एग्जाम्पल्स देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। वो उनको खुश रखें, एक मेंटल पीस प्रोवाइड करें, घर में आके उनको ये ना लगे कि मैं कहाँ गया। करेक्ट। मैं इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम नहीं निकला, मेरा ऐसा रहता है जनरली कि जब भी रिजल्ट आता है तो मेजॉरिटी लोग उनको फोकस करते हैं जिनका एग्ज़ाम निकल गया। मेरे हमेशा उस दिन का रात मेरा जाता है 15-20 बच्चे आधा घंटा रो रहे हैं, और मेरा रहता है वो तो जज बन गए, ठीक है, जितना काम था हमारा हो गया, हमारा काम है बाकी लोगों को देखना। इनफैक्ट रिजल्ट वाले दिन भी आई वॉज मोर फोकस्ड कि भाई जिनका नहीं हो पाया उनसे बात कर लें। बट अगर मैं आपको 1 घंटे भी एक काउंसलिंग दूं कि कोई बात नहीं यार, होता है, लाइफ है, ये सब है, और आपके पिताजी बस आके आपके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं वाला जो वर्ड है ना, दैट इज मच मोर देन एनीबडी कैन टेल यू फॉर 1.5 आवर। वेरी राइट, ये बिल्कुल हम इससे अग्री करते हैं। थोड़ा सा एक बार प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पे आते हैं कि डीजीएस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए क्या रिसोर्सेज आपने जो लिए थे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे केस लॉस की लिस्ट या एमसीक्यू प्रैक्टिस, और मेंस के लिए कौन सी बुक्स या चीज़ें आपने की? सर प्रीलिम्स में बेयर एक्ट इज़ द की। आपको बेयर एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनना है वो कहीं से भी बना सकते हैं, वो ग्रे एरियाज से भी बन सकता है, वो प्रेमल से भी बन सकता है, वो अमेंडमेंट्स के नीचे जो फुटनोट्स दे रखे होते हैं वहाँ से भी बन सकता है। तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। करंट केस लॉज डीजीएस के लिए मस्ट हैं, इनफैक्ट अब सभी जुडिशरी के लिए मस्ट हो गए हैं, क्योंकि सभी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। जैसे इस बार का एमपी का पेपर था, पूरा केस लॉज बेस्ड था वो। तो उसके बाद एक राशिद की बुक आती है एमसीक्यू उसकी, एम ए राशिद, तो हाँ लेक्सिस नेक्सिस की मैंने वो करी थी। उसके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, हाँ, बट उसके साथ इशू ये है कि वो अपडेट नहीं है 2018 के बाद, तो वो एक इशू है। लेकिन वो बुक बहुत अच्छी है, मैंने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए वो बुक करी थी। बाकी टेलीग्राम्स पर आपके ग्रुप में, शुभम सर के ग्रुप में क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो प्रैक्टिस करता था, और बस इतना ही था प्रीलिम्स के लिए। तो मेरा एक जो केस लॉस की बात है, तो ये क्या स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स की जर्नी से ही रीसेंट केस लॉस की लिस्ट बनाते रहना चाहिए या मेंस आने पर ही इस पे काम करना चाहिए? सर मेंस में टाइम तो नहीं मिलेगा, तो ये तो जिस डे 1 से, जिस दिन आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको केस लॉस की लिस्ट अपने तैयार कर रखनी चाहिए। और जैसे आपने बताया कि 1 पेजर नोट भी अगर हमने बना लिया, तो मैं ये बच्चों को यहाँ पे कन्वे ये करना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंस बेयर एक्ट्स की है या एमसीक्यू की है, विद द चेंजिंग टाइम वही इम्पोर्टेंस रीसेंट केस लॉस की है। 50-50 दोनों है। हाँ, आप बिना बेयर एक्ट के नहीं निकलेगा, बिना केस लॉस के भी नहीं निकलेगा, आपको दोनों ही करना है। हाँ,
ठीक है। हाँ, तो मतलब वो जो एक अभी तक केस लॉज ना बहुत डॉर्मेंट पड़ा हुआ था कि अरे केस लॉज 4-5 पूछ लिए गए, बट अब मेन स्ट्रीम हो गए हैं केस लॉज। जनरली ये होता था कि अभी 2-4 साल पहले तक कि 10 ईयर्स पेपर कर लिए मेंस के सॉल्व और हो गया, हाँ। तो वो अब नहीं होगा। आप क्योंकि अभी हरियाणा का मेंस था, उसमें अनसाउंड माइंड प्रोविजंस वाले आए थे लिखने के लिए, जो जनरली कोई नहीं पढ़ता है। एमपी मेंस में भी 195 सीआरपीसी 340 सीआरपीसी आया था, कोई नहीं पढ़ता है। तो आपको ग्रे एरियाज भी कवर करने हैं, केस लॉज भी कवर करने हैं, आपको सब कुछ कवर करना है। डीजेस के लिए तो लोग ऐसा बात चलाते हैं कि जो भी पहले आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होता। हाँ, तो पास्ट ईयर पेपर्स का कोई मतलब आइडिया के लिए ठीक है, बट रिपीटिशन नहीं होगा। रीज़न सर ये है कि डीजीएस करंट स्पेसिफिक है। अगर आप 2 साल के केस लॉ पढ़ेंगे और उसको प्रॉपर रिवीजन वे में प्रॉपर नोट्स बनाकर करेंगे, तो आपको लगेगा कि पेपर कहीं और से नहीं आ रहा है, पेपर वहीं से आ रहा है। हम गलती ये करते हैं कि 10 ईयर्स पेपर कर लिए, फिर बोलते हैं कि यहाँ से तो कुछ आया ही नहीं, जबकि आप 2 साल के केस लॉस पढ़िए, पेपर 80% पेपर आपका वहीं से होगा। करेक्ट, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि 2 साल के केस लॉ करे तो चाहे मतलब जैसे ये एग्जाम्स है डीजेएस है और ये है जो कन्वेंशनल नहीं है, थोड़ा सा यूपी की बात करें तो वो थोड़ा सा कन्वेंशनल हो जाता है। वो हमेशा से मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस पूछ ही रहे हैं, मतलब दैट इज द थिंग, वो रूटीन बन गया है, बट अदरवाइज में ये सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका जनरली स्केड्यूल क्या रहता था, या मैं ये पूछूं कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे। बेसिकली मैं उस चीज़ पे जाना चाहता हूँ कि जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन को जीना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, उसके बारे में कुछ बताइए। देयर इज़ नो फिक्स्ड आवर्स कि हमें 10 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हमें रेगुलर पढ़ना है। जब हम रेगुलर पढ़ने की एक हैबिट होती है ना, वो हमें लाखों एस्पिरेंट से आगे निकाल देती है। और सपोज़ हम 15 दिन पढ़े, 15 दिन पढ़े और फिर हमने 1 वीक का गैप ले लिया, तो हम लाखों एस्पिरेंट से फिर पीछे चले जाएंगे। हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आप रेगुलर पढ़िए, 4-5 घंटे ही पढ़िए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप रेगुलर पढ़िए। आप जो रेगुलरिटी है ना, वो किसी भी फील्ड में हो, वो इंसान को बहुत आगे ले जाती है। रेगुलरिटी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर रेगुलरिटी मिस होती है, ठीक है, तो उसको कैसे कॉम्पनसेट किया जाए? 2-3 दिन अगर इरेगुलर हैं आप, तब तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है, ये मैराथन है, तो 2-3 दिन का ठीक है लगा। लेकिन अगर आप फिर से 15 दिन का गैप हो गया है, 20 दिन का गैप हो गया है, तो फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आप फिर सब कुछ भूल जाएंगे। माइंड है, रिवीजन इसीलिए होता है कि सारी चीज़ें माइंड में रहें। तो रेगुलरिटी 2-3 दिन का ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आपका 15-20 दिन हो रहा है, तो आपको अपने शेड्यूल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन जिसको बोलते हैं वो हो रहा है, तो आप मॉर्निंग में उठिए, रनिंग करिए, वो आपको फ्रेशनेस लेती है, तो वो बहुत हेल्पफुल है। फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपकी मेंटल पीस मेंटेन करके रखती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ है अपने माइंड पर वर्क करना है। भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 6 का श्लोक नंबर 6 है, जिसमें ये बोला गया है कि माइंड ही आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है और वही सबसे बड़ा एनिमी भी है। तो जिस दिन आपने अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया, फिर आपके लिए सब कुछ ईजी है। कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़े विद रेफरेंस टू, मैं कहूँ फन, जैसे कि भाई घर में शादी है, दोस्त का बर्थडे है, आज मूवी देखने का मन है, आज दोस्तों के साथ घूमने जाने का मन है, इसको किस हद तक आपको लगता है कि आपने कंट्रोल किया, या आपको लगता है किस हद तक सैक्रिफाइसेस ज़रूरी हैं इस प्रिपरेशन? सैक्रिफाइसेस तो आई थिंक मेरे कम है। अच्छा, मेरा तो हार्डवर्क ही है, सेक्रीफाइस तो मेरे पेरेंट्स के हैं। मैं अपने हार्डवर्क को अपने सेक्रीफाइस का नाम दे दूं तो वो एक छोटी चीज़ है। भाई मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मुझे हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन मैं उनको सेक्रीफाइसेस बोल दूं तो नहीं, सैक्रिफाइसेस मान लीजिए घर में कोई शादी है, बुलाया जा रहा है, हाँ, और आप नहीं जा पाए, या आप खुद से नहीं गए। मुझे पब्लिक गैदरिंग पर्सनली उतनी पसंद नहीं है, तो मुझे कभी इतना कोई इशू हुआ नहीं कि शादी में नहीं जाना है, मुझे बुरा लग रहा है। हाँ, लेकिन घूमना पसंद है, तो वो सेक्रीफाइसेस तो करे हैं। लेकिन ये था कि जैसे मैं बनारस में था, तो मैं अपने डेली टारगेट्स फिक्स करता था कि मुझे आज इतना पढ़ना है, और जब उतना हो जाता था तब मैं बाहर घूमने जाता था, और वो नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं जाता था। तो सेल्फ ग्रीड बहुत ज़रूरी है। आप एक अपने टारगेट बनाइए और बोलिए कि जब तक वो टारगेट पूरा नहीं हुआ तब तक मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ का जो वो है
फाइनली जो हमको अचीव करना है वो है हैप्पीनेस। आप जज बन जाएं, आप टीचर बन जाएं, आप आईएएस बन जाएं, अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं है जीवन में। करेक्ट करेक्ट, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, दैट साउंड्स फैंटास्टिक। अब आप स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस देना चाहें जुडिशियल प्रिपरेशन की इन जनरल, कि किन बातों का ध्यान रखें, या आपके हिसाब से आज की जनरेशन में क्या प्रॉब्लम्स, क्यों स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको क्या दिखता है या क्या परसीव करते हो, या आपका एक मैसेज क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए? सर, आज के टाइम में जो है हम लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, हमें सब कुछ रेडीमेड चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। और जुडिशरी का जो टारगेट है वो एक मैराथन है, वो आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने में नहीं मिलेगा। एक लॉन्ग जर्नी है, वो आप जर्नी आप चाहें ड्यूरिंग एलएलबी स्टार्ट कर दें, आफ्टर एलएलबी स्टार्ट कर दें, दैट्स अप टू यू। लेकिन ये अपने माइंड पर वर्क करना है कि भाई अगर मैं इस फील्ड में आया हूँ, प्रिपरेशन फेज़ में आया हूँ, तो मुझे 6 महीने में रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुझे साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे। तो इतना मेंटली खुद को स्ट्रांग रखिए, और ज़्यादा नहीं, 2-3 अच्छे दोस्त रखिए। ज़्यादा रखने की ज़रूरत भी नहीं है, भीड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप जज बन जाएंगे, भीड़ आपके पास अपने आप आ जाएगी। 2-3 अच्छे दोस्त रखिए, अच्छी फैमिली रखिए, उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन फेसबुक, उसका मेन रीज़न था कि वहाँ सब रिलेटिव्स हैं, तो कोई ना कोई पिंग करता ही रहेगा आपको, तो उनसे हटिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है उसको रखिए, जो आपको मोटिवेट कर रहा है आपके डाउन्स में उसको साथ रखिए, जो प्रोसेस में साथ है उसको हमेशा साथ रखिए। उसको रियलाइजेशन इस बात का होना हाँ। चाहिए। ठीक है, नोट्स मेकिंग पे कुछ बताना चाहेंगे? जैसे आपने सारे सब्जेक्ट्स के, जैसे आपने खुद से तैयारी करी, ठीक है, तो बुक्स को रेफ़र करके आपने अपने नोट्स खुद कंपाइल किए और उनका रिवीजन आप यूज़ करते थे पेपर के पहले, तो नोट्स कैसे बनाने हैं, या नोट्स इन जनरल के लिए आप कुछ बताना चाहें? 2 चीज़ें थी, मैं BHU से हूँ, तो हम लोगों की क्लासेस काफ़ी लंबी लंबी चलती थी, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो वहाँ क्लासरूम नोट्स थे मेरे एक, दूसरा मैं स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करता था। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में VN शुक्ला है, CRPC में केलकर की बुक है, IPC में पिल्लई है, CPC में तकवानी, कॉन्ट्रैक्ट में अवतार सिंह है। तो इन सब बुक्स को मैंने पढ़ा है। एक बार मैंने 2-3 बार मैंने बुक्स को पढ़ा, उसके बाद फिर एक ब्रीफ नोट्स ही सफिशिएंट है। मेंस में इतना टाइम नहीं होता है कि आप सब कुछ लिख सकें। बस ब्रीफ नोट्स में ये ध्यान रखिए कि जो कंटेंट है वो आपका पूरा हो, आपके लीडिंग जजमेंट्स हों, एक इलस्ट्रेशन कुछ है, लीडिंग कोई केस लॉ में आई है ऐसी इलस्ट्रेशन, तो वो ज़रूर होनी चाहिए। और उसको कन्फाइंड जितना आप अपना मटेरियल रखेंगे, उतनी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे सक्सेसफुल होने के। जैसे मैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में भी अपने दोस्तों को बोलता था कि मल्टीपल रिवीजन एंड लिमिटेड रिसोर्स इज़ द की टू सक्सेस। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा करके फ़ायदा नहीं है, 5 किताबें करके कोई फ़ायदा नहीं है, 2 किताबें 5 बार लगा के ज़्यादा फ़ायदा है, दैट्स इट, है ना? यही हमारा क्रक्स है। तो ठीक है, दैट वाज अ ब्यूटीफुल इनसाइट फ्रॉम शलभ। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करते हैं कि हमारा ये जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट तक पहुँचे और उनके जीवन में भी चेंजेस आए और वो भी जज बने। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द इनसाइट, और आशा करते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जज बनाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस। थैंक यू।